नमस्कार। 11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। कल हमने बात की थी चैप्टर मांग की कीमत लोच में कि किस तरह से सापेक्ष स्थिति में लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग, लोचदार मांग, कुछ हमने उदाहरण भी करके देखे थे। इसको एक छोटे से एक टेबल बनाकर समझ लेते हैं क्या है मतलब। देखिए, तो हम मांग लोच को 5 श्रेणियों में तुलनात्मक प्रदर्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। सापेक्षित लोचदार मांग, मांग का आनुपातिक परिवर्तन। सापेक्षित लोचदार मांग में क्या होगा? मांग का आनुपातिक परिवर्तन अधिक होगा, यानी कि Q/Q ये अधिक होगा। किससे? कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से। कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा वो मांग के आनुपातिक परिवर्तन से कम होगा, यानी कि मांग का आनुपातिक परिवर्तन अधिक होगा और कीमत के आनुपातिक परिवर्तन कम होगा। दूसरी चीज़, सापेक्षित बेलोचदार मांग में क्या होगा? मांग का आनुपातिक परिवर्तन कम होगा, यानी कि Q/Q जो हमने निकाला होगा वो कम होगा P/P के। P के बाद कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से मांग का आनुपातिक परिवर्तन कम होगा, यानी कि कीमत में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके अपेक्षा मांग में कम बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। तीसरा, इकाई लोचदार मांग। मांग का आनुपातिक परिवर्तन बराबर होगा कीमत के आनुपातिक, यानी मांग में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इकाई लोचदार मांग, यानी कि Q/Q बराबर होगा P/P के। पूर्ण बेलोचदार मांग, मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक दशा में शून्य होता है, यानी कि पूर्ण लोचदार मांग में क्या होगा? मांग का जो आनुपातिक परिवर्तन होगा, यानी कि Q/Q बराबर होगा 0 के, यानी कि जिनमें का मांग में परिवर्तन तो हुआ वो, लेकिन कीमत में परिवर्तन उसमें कुछ नहीं होगा। यानी अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी मांग को हम कैसे कहते हैं? पूर्ण बेलोचदार मांग। अब बात करते हैं पूर्ण लोचदार मांग की। कीमत में बिना परिवर्तन के ही मांग में भारी परिवर्तन हो जाए। अगर मान लो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, क्या मतलब है? P/P बराबर 0 के निकल आया है, यानी कि कीमत में तो परिवर्तन हुआ, कीमत पे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग में बहुत परिवर्तन हो गया, तो ऐसी लोचदार मांग को हम कहेंगे पूर्ण लोचदार मांग। इस तरह से इस श्रेणी की लोच क्योंकि ये पूर्ण लोचदार मांग एक काल्पनिक एवं आधारित अव्यावहारिक होती है, यानी कि ये व्यवहार में नहीं आती। इसके बाद बात करते हैं, तो देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मांग वक्र का है, इसको हम देख सकते हैं। मांग वक्र जितना अधिक चपटा फ्लैटर होगा, मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, मांग का वक्र जितना अधिक फ्लैट होगा, यानी कि बिल्कुल फ्लैट की स्थिति ये आ गई कि होगा, मांग की लोच उतनी अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर ये मांग की लोच है फ्लैट की स्थिति में या ऐसी फ्लैट की स्थिति में है, अगर इकाई से कम है तो इस तरह का वक्र बनेगा। ये अगर इकाई के बराबर है तो इस तरह का ये वक्र बनेगा, और इकाई से कम है तो इस तरह का वक्र, मांग वक्र इस प्रकार का बनता है। ये आप ध्यान रखिए। अगर मांग वक्र की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना, बेलोचदार तो जहाँ ये कम होगा तो सीधी 1 से कम है तो इस तरह का आएगा, इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा। और 1 है यानी दोनों ई के बराबर है लोच, तो इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा। इसी तरह अगर 1 से कम है तो इस तरह सा डिमांड का कर्व बनेगा। अब बात करते हैं मांग की लोच की मापने की रीतियाँ क्या हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हम इन मांग की लोच को माप किस तरह से दें। तो 3 हमारे पास मापने की रीतियाँ हैं, यानी कि मेजरमेंट मेथड 3 है हमारे पास। एक है प्रतिशत या आनुपातिक रीति, जिसको हम परसेंटेज या प्रॉपर रेट मेथड कहते हैं।
एक है ज्यामिति या बिंदु रीति यानी कि ज्योमेट्रिकल और पॉइंट मेथड, एक कहते हैं कुलव्य रीति। 3 प्रकार की रीतियां हैं जिनसे हम मांग लोच को नाप सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। पहली बार है प्रतिशत या आनुपातिक रीति। इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं तो थोड़ा आप सब समझ सकते हैं आप इसको। एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने पर उसकी मांग 1000 इकाइयों से बढ़कर 1500 इकाइयाँ हो जाती हैं। मांग की लोच ज्ञात करनी है। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? 15% का। मांग में क्या परिवर्तन हुआ? 1200, पहले 1200 इकाइयों, पहले 1000 इकाइयाँ थी, अब 1200 हो गई, या इंटू बटे 1000 बटे 100, ये तो निकल कर आ गया। तो मांग में परिवर्तन, आरंभिक मांग कितनी थी? 1000, और अब मांग कितनी है? 1200। और मांग में परिवर्तन कितना? मांग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अब नई मांग में से पुरानी मांग घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? मांग में परिवर्तन। और बटे क्या होता है? प्रारंभिक मांग। जो प्रारंभिक मांग कितनी थी? 1000 इंटू 100% निकालने के लिए कर दिया गुणा। तो 200 मांग में परिवर्तन कितना हुआ? 200 यूनिट का। 1000 प्रारंभिक मांग इंटू 100 बटे, इसका मतलब 20% की मांग में परिवर्तन हुआ। मांग में परिवर्तन कितना हुआ? 20%। तो इसलिए मांग की लोच बराबर क्या होती है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। मांग प्रतिशत परिवर्तन यानी कि जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसमें अगर कीमत में परिवर्तन जो प्रतिशत परिवर्तन है वो अगर भाग कर दें तो हमारा पास मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। तो 20% हमारी किस में? मांग में परिवर्तन हुआ। और जबकि कीमत में कितना प्रतिशत हुआ था? -15%, क्योंकि माइनस कम हो गई थी, कीमत कम हुई थी। तो इसका मतलब 1.3 आ गया। ये 1 से क्या है? बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब अतः मांग की लोच 1.33 अर्थात 1 से अधिक है। ठीक है, 1 से अधिक है यहाँ पर मांग की लोच। ठीक, मांग की लोच 1 से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? मांग में परिवर्तन अपेक्षा कीमत के परिवर्तन से अधिक है। इसके बाद एक और समझते हैं। अब ये इसको एक ऐसे समझ लेते हैं, इकाई से अगर अधिक है तो कीमत क्या यानी कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। जैसा अभी हमने इस वाले सवाल में देखा, हमने क्या देखा था कि मांग की लोच थी 1.33। ठीक है, तो अब इसको हम इस विश्लेषण किस तरह से कर सकते हैं? देखिए समझिए। कुल वे एक होता है, तीसरा एक तो होता है, ये तो हो गया। यहाँ हमने मांग की लोच लगा ली। अब बात आती है तीसरी प्रकार की, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि क्या होती है? कुल व्यय विधि का मतलब है इकाई से अधिक कब होगी? जब कीमत बढ़ जाएगी अथवा कम हो जाएगी, और तो ऐसी स्थिति में कुल व्यय भी कम हो जाएगा और या कुल व्यय बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में इकाई से अधिक होगी मांग की लोच। समझिए, अगर कीमत बढ़ जाती है या अथवा कम हो जाती है, या कुल व्यय में क्या स्थिति होती है? कम हो जाता है या बढ़ जाता है, दोनों ही स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। दूसरा, इकाई बढ़ जाती है यानी कि कीमत बढ़ जाती है अथवा कम हो जाती है, दोनों कम बढ़ भी सकती है या कम हो जाती है, लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन कीमत में नहीं होता है, जबकि वो बढ़ जाए या कम हो जाए, अथवा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाल बढ़ने पर भी कीमत बढ़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत कम हो जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मतलब है मांग की लोच कैसी है? इकाई के बराबर है। कैसी है मांग की लोच? इकाई के बराबर, इकाई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ई बराबर 1, और ये हो गई ई की कम, ई से कम। अगर इकाई से अधिक, ई बड़ी है 1 से, इसका मतलब लोच इकाई से अधिक है, और इसका मतलब है लोच 1 इकाई है, और एक तीसरी स्थिति हो सकती है इकाई से कम है लोच। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है और कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत भी बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, या कीमत कम हो रही है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इकाई की जो लोच होगी वो इकाई से कम होगी। ये ध्यान चीज, एक चीज तालिका बहुत ही
अच्छा आपको काफ़ी क्लियर करती है। यहाँ पर कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम? कुल व्यय रीति। कुल व्यय रीति में क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी, और अगर कुल व्यय कम हो जाता है अथवा कीमत कम हो जाती है या कुल व्यय बढ़ जाता है तो ये होगा इकाई से अधिक लोच। मांग की लोच कैसी होगी इसमें? इकाई से अधिक। दूसरी परिस्थिति क्या होती है? कीमत बढ़ जाती है लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, या कीमत कम हो जाती है लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर होगी। कैसी होगी? इकाई के बराबर। तीसरी स्थिति होती है, मान लीजिए मांग कीमत बढ़ जाती है और कुल व्यय भी बढ़ जाता है, और या दूसरी परिस्थिति हो जाती है कि कीमत कम हो जाती है साथ ही साथ कुल व्यय भी कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। कैसी होगी? इकाई से कम। अब एक तीसरी विधि और थी हमारी मांग की लोच को ज्ञात करने की, वो समझते हैं। अतः मांग ज्यामिति या बिंदु रीति। दूसरी विधि है ज्यामिति या बिंदु रीति, ज्यामिति या पॉइंट मेथड। इस ज्यामिति रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस ज्यामिति रीति में जो मांग वक्र होता है, डिमांड वक्र यानी कि ये वाला डी के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ऐसा कोई होगा, वो है मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे ये वाली ए, आर को टच करती हुई ए भी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, तो इस ज्यामिति रीति में ये इस तरह से काम होगा। इस तरह से हम लोच की गणना करेंगे। ज्यामिति रीति के आधार पर क्या हो जाए? निचला भाग यानी कि हमारी मांग की लोच किस प्रकार निकालेंगे? निचला भाग लोअर सेगमेंट बटे ऊपर का भाग यानी कि अपर सेगमेंट। अगर निचले के भाग में हम ऊपर के भाग का भाग दे दें, ऊपर के अपर सेगमेंट का भाग दे दें, तो हमारे पास मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। चित्र 9 में ये देखिए, चित्र 9 में मांग वक्र डी के बिंदु आर पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए आर पर एक स्पर्श रेखा ए वी खींची गई। चित्र में आर वी निचला भाग यानी कि आर वी, आर से नीचे का भाग, आर पॉइंट और आर पॉइंट से नीचे का भाग, ये तो हो गया निचला भाग। और आर ए जिस पॉइंट पर आर काट रहा है, मान लो उसको प्राइस से हम यहाँ आर प्राइस से आर को मिलाएंगे, तो ऊपर का भाग तो हो गया आर ए और नीचे का भाग हो गया आर बी का। निचला भाग चित्र में आर बी निचला भाग तथा आर ए ऊपर का भाग अपर सेगमेंट है। अतः बिंदु आर पर मांग की लोच क्या होगी? निचला भाग कितना था? आर बी। हमने पहले क्या करना? निचला भाग का में भाग देना है ऊपर के भाग का, तो लोच बराबर होगी यहाँ निचला भाग बटे ऊपर का भाग यानी कि आर बी बटे आर ए। इस तरह से ये ज्यामिति विधि के द्वारा भी हम लोच पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे में चीज़ है, जान लेते हैं। हमने अभी इस सिद्धांत में काम कीमत लोच के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ मांग की लोच को प्रभावित कुछ सब बातें समान रहने पर, ये से हमने अभी मांग की कीमत लोच का हमने माने पढ़ा था। तो मांग की कीमत की लोच सभी ने यही परिभाषा दी थी कि कुछ बातें समान रहने पर, यानी कि अगर कुछ बातें जैसी हैं वैसी रहें तभी वो मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, मांग की लोच का अनुमान सही निकल सकता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो बस समझ लेते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। अब इनको क्या कहते हैं? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति कैसी है? यदि आवश्यक वस्तु है, आरामदायक वस्तु है, विलासिता वस्तु है, 3 प्रकार की वस्तु की प्रकृति हो सकती हैं। अगर आवश्यक वस्तु है तो आवश्यक वस्तुओं पर इनका प्रभाव, इस मांग की लोच का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे गेहूँ है, नमक है, इनकी मांग कैसी होती है? बेलोजदार होती है, क्योंकि कीमत घटने या बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आरामदायक वस्तु है, उस पर प्रभाव पड़ेगा।
मांग लोच साधारण, इसकी कैसी लोचदार होगी मांग? साधारण लोचदार मांग होगी। और विलासिता की मांग तो पूर्ण लोच कैसी होगी? अधिक लोचदार होगी। ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि उसकी मांग में अगर कीमत में परिवर्तन हुआ है तो मांग में परिवर्तन होगा या होगा तो किस तरह से होगा, ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं स्थापन वस्तु की उपलब्धता। स्थापना का मतलब है सब्स्टिट्यूट। अगर कोई वस्तु के लिए की स्थापन उपलब्ध है तब ऐसी वस्तु कर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग होना। जैसे मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई, अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी कीमत अभी भी वही है, तो अगर उसी रेट पर उसे कॉफ़ी मिल रही तो वो कॉफ़ी लेना पसंद करेगा, चाय लेना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह गुड़ और चीनी में है, मान लो चीनी के रेट गुड़ के बराबर हो गए तो वो गुड़ को लेना या चीनी को ज़्यादा लेना प्रभाव ज़्यादा करेगा अपेक्षाकृत। अगर ऐसे तो इसका मतलब है स्थापन वस्तुएं की भी अगर रेट वही रहे, कीमत वही रहे, लेकिन दूसरी वस्तुओं के रेट जो उसके अतिरिक्त के रूप में प्रयोग हो सकती थी, अगर उसके रेट सेम रहते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग अत्यधिक लोचदार होगी। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग से मतलब है यदि किसी वस्तु को केवल एक प्रयोग से ही संभव हो तो उसकी मांग विलोच होगी। यदि उसके प्रयोग कई प्रयोग संभव हों तो मांग लोचदार हो जाएगी। जैसे कोयला रेलगाड़ियों, कारखानों, वर्कशॉपों, घरों के ईंधन के रूप में अनेक प्रकार के में प्रयुक्त होता है। तो रेलवे के लिए कोयले की मांग बेलोच होगी, किंतु घरों में कोयले की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि कोयले की कीमत में अधिक वृद्धि हो जाने पर घरों में ईंधन के विकल्प के रूप में उपभोक्ता उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर लेगा? लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, इसका प्रयोग करने लग जाएगा कोयले के रेट बढ़ गए तो ऐसी लेकिन रेलवे के लिए उसकी मांग बेलोच होगी, क्योंकि वहाँ तो कोई और अल्टरनेट उपलब्ध नहीं है उनके पास। ठीक, अब बात आती है उपभोग स्थगन, पोस्टपोनमेंट और कंप्रेशन। यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय लिए स्थगित किया जा सकता है तो उसकी मांग लोचदार होगी। मान लीजिए किसी वस्तु के रेट बढ़ गए, लेकिन उसका उपभोग जरूरी नहीं कि आज करना है, हो सकता है तो हम उसका वेट कर सकते हैं रेट कम करने का, तो उस वस्तु की मांग नहीं बढ़ेगी। चाहे उसके रेट बढ़ गए तो उसकी मांग घटेगी नहीं, मतलब घटेगी नहीं। ठीक है, तो इस उपभोग का स्थगन से मतलब ये है, यानी कि आने वाले टाइम में प्रयोग कर लेंगे, अभी नहीं कर पा रहे, रेट बढ़ गए हैं तो ये कहलाता है उपभोग स्थगन। जैसे मान लो किसी उपभोक्ता के पास 2 ऊनी कपड़े हैं, इस ऊनी वर्ष कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? इस वर्ष तीसरे ऊनी कपड़ों की खरीद को स्थगित कर देगा, यानी कि तीसरा स्वेटर नहीं खरीदेगा, उन 2 स्वेटर से ही काम चला लेगा। ठीक है, ये कहलाता है उपभोग स्थगन। अब बात कहते हैं व्यय की राशि। व्यय की राशि जिस वस्तुओं पर आय का अधिक भाग व्यय होता है, जैसे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर तो क्या उनकी मांग अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उनका आय का मुख्य स्रोत क्या है? आय सबसे पहले आदमी क्या देखता है? खाना पीना, रहना ठहना, ये सबसे पहले ज़रूरी है उसके लिए, तो इन पर तो वो अधिक व्यय अपने साधनों के अधिक व्यय करता है इन पर। तो ऐसी स्थिति में अगर, और यही दूसरी चीज़ें जैसे जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो उन्हें बाद में देगा तो ऐसी स्थिति वही है कि व्यय की राशि जिन वस्तुओं आय का अधिक व्यय हो किया था उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, तथा जिन वस्तुओं में उपभोक्ता अपनी आय का अति सूक्ष्म भाग व्यय करता है उनकी मांग बेलोचदार होती है, यानी कि उनकी मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत स्तर, आय स्तर, इनकम लेवल। आय स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच प्राय बेलोचदार होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर धनी व्यक्ति पर उस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। ठीक है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब व्यक्ति होगा तो उसकी मांग अत्यधिक आय के कारण और निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। कीमत स्तर से मतलब मांग की लोच संबंधी वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। कीमत के ऊंचे स्तर पर मांग की लोच अधिक होगी और कीमत के नीचे स्तर पर मांग की लोच कम होगी। तो मांग वस्तु की कीमत से मतलब है कि उससे उपयोगिता कितनी मिल रही है वस्तु से।
ध्यान रखिए, कीमत स्तर का मतलब है उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उससे उसको उपयोगिता कितनी मिल रही है। यदि उपयोगिता उसकी कीमत से ज़्यादा मिल रही है तो वो खरीद मांग बढ़ाएगा उसे। लेकिन अगर उस रेट बढ़ने पर उसकी कीमत बढ़ गई है तो लेकिन उसकी उपयोगिता बढ़ नहीं रही है तो निश्चित तौर पर वो उसकी मांग नहीं बढ़ाएगा। ये कहलाता है कीमत स्तर। समय अवधि, टाइम पीरियड। समय अवधि से अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग प्राय कम लोचदार होती है, जबकि दीर्घकाल में अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में एक उपभोक्ता अपनी आदत में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो समय अवधि में अगर ज़्यादा टाइम के यानी कुछ समय बाद वो उसका प्रयोग कर सकता है तो वो निश्चित तौर पर समय अवधि के आधार पर उसकी मांग कम लोचदार नहीं होगी। दूसरी मांग, संयुक्त मांग अथवा वस्तुओं की पूरकता। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी मांग के साथ दूसरी वस्तु की मांग जुड़ी हुई होती है, ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिए DSLI सिगरेट अगर सिगरेट के रेट बढ़ जाएँ तो आदमी क्या करेगा, अगर सिगरेट तो खरीद ही रहा है तो उसके DSLI भी मांग उसकी बढ़ेगी, अगर या घट रही है तो घटेगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल DSLI की रेट बढ़ जाए तो DSLI की घटेगी, बल्कि सिगरेट की भी घटेगी। स्कूटर, पेट्रोल, जूता, मोजा, इस तरह की ये संयुक्त मांग की पूरकता की बस इस आधार पर भी मांग बेलोचदार हो जाती है। स्वभाव एवं आदत के कारण, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष का अभ्यस्त हो चुका है तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उसका उपभोग कम नहीं करे। जैसे शराब के बारे में या नशे के बारे हैं, चाहे उसका रेट कितना भी बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि उसका आदी हो चुका है तो उसकी अगर रेट भी बढ़ जाए तब भी उसकी मांग बढ़ाता रहेगा, या उसके घट जाए रेट तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने लगेगा। इस तरह से ये हम आज मांग की कीमत का लोची ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।